तो जैसा कि हम सब जानते हैं, एफएनसी के चौथे गेम में खिलाड़ी समय और जगह से गुजरे और उन्होंने 6 रत्न जमा किए। एफएनसी हार नहीं मानना चाहता था और उसने सभी लापता खिलाड़ियों को बचा लिया, लेकिन एक आखिरी लड़ाई बाकी थी। हालांकि एफएनसी आखिर में जीत गया और उसने अंतिम जीत हासिल की, लेकिन जिन 2 नायकों को लोग बहुत पसंद करते थे, ग्रेगस और टोनी, उन्होंने इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। जंग खत्म होने के बाद पूरे अमेरिका में एक बहस छिड़ गई कि अगला आयरन मैन कौन होगा। कई रिपोर्टरों के सवालों का सामना करते हुए 16 साल के पीटर ने कोई गलती नहीं की। उसने भागने का रास्ता चुना। उसे सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसने सोचा कि अपनी मौजूदा काबिलियत से वो टोनी की छोड़ी हुई जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। कुछ ही समय बाद स्कूल ने एक ट्रिप का इंतजाम किया। इसी दौरान उसने अपनी क्लास की जिस लड़की एमजे को वो पसंद करता था उसे प्रपोज किया। जब पीटर एमजे को प्रपोज करने वाला था तो कुछ अजीब हुआ। ढक्कन पर लगा सुनहरा पानी अचानक गायब हो गया। उसी पल एमजे के चारों ओर का पानी धुंधला हो गया। अगले ही पल नदी एक विशाल जल राक्षस में बदल गई। उसने एक बड़ी मुट्ठी उठाई और आसपास की इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया। सभी लोग भाग गए। पीटर ने अपनी जाली फेंकने वाली मशीन निकाली और जल राक्षस पर जाली फेंकी, लेकिन वो बहुत कमजोर था। उसके पास आसपास के लोगों को निकालने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जब वो मुड़ा तो जल राक्षस की मुट्ठी उसके चेहरे पर लगी। उसी पल एक आदमी जिसके सिर पर तलवार जैसा कुछ था अचानक उड़ता हुआ आया। इस आदमी ने ज्यादा बात नहीं की और सीधे जल राक्षस से भिड़ गया और जबरदस्त लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई के बाद जल राक्षस ने अपनी बाहें उठाईं और अपनी बड़ी चाल चलने लगा। मासूमों को चोट लगने से बचाने के लिए उस रहस्यमयी आदमी को मुड़ना पड़ा और जल राक्षस को शहर से बाहर ले जाना पड़ा। पीटर भी उसके पीछे गया और आसपास की गिरी हुई इमारतों को ठीक करने के लिए जाली फेंकी। रहस्यमयी आदमी ने जादू का इस्तेमाल कर जल राक्षस की बाहों को रोक दिया। फिर थोड़ी सी कोशिश से जल राक्षस तुरंत 2 हिस्सों में फट गया। संकट खत्म होने के बाद रहस्यमयी आदमी ने न केवल सबकी तारीफें बटोरी, बल्कि उसे सीसीटीवी पर भी सराहा गया। उसी समय वहां मौजूद सभी छात्र उसके प्रशंसक बन गए और उसे रहस्यमयी आदमी नाम दिया। जब पीटर अपने कमरे में लौटा तो उसने देखा कि गुप्त सेवा का डायरेक्टर निक फ्यूरी काफी समय से इंतजार कर रहा था। फ्यूरी पीटर को बाहर ले गया और उसे टोनी ने एक स्मार्ट चश्मा देने का जिम्मा सौंपा था। आखिर में दोनों गुप्त सेवा के गुप्त ठिकाने पर पहुंचे। यहाँ पीटर दिन में मिले रहस्यमयी आदमी से मिला। पता चला कि रहस्यमयी आदमी का नाम बेक था, जो ब्रह्मांड के 833वें पृथ्वी से आया था। उसके अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत में ब्लैक होल में 4 तरह के राक्षस थे। ये हवा, आग, पानी और जमीन से बने थे। इनमें से 3 को रहस्यमयी आदमी ने नष्ट कर दिया था। अब केवल सबसे मजबूत आग का राक्षस बचा था। फ्यूरी चाहता था कि पीटर उसे मिलकर नष्ट करे, लेकिन पीटर ने सोचा कि ऐसा मुश्किल काम किसी मजबूत एवेंजर को करना चाहिए। मैं तो बस एक दोस्ताना पड़ोस का स्पाइडरमैन हूँ सर। उसका पक्का इरादा देखकर फ्यूरी ने उसे परेशान नहीं किया, लेकिन अगले ही दिन पीटर हैरान रह गया। फ्यूरी ने जबरदस्ती उनके यात्रा मार्ग को बदल दिया था। बस में पीटर ने वो चश्मा पहना जो टोनी उसके लिए छोड़ गया था, लेकिन ये चश्मा मामूली नहीं था। ये न केवल स्टार ट्रैक के ग्लोबल नेटवर्क सिस्टम और कई रक्षा उपग्रहों को बुला सकता था, बल्कि प्रमुख दूर संचार नेटवर्कों के पिछले दरवाजे भी खोल सकता था। दूसरे शब्दों में, अगर वो चाहे तो वो आपके फोन की सारी जानकारी मिनटों में देख सकता था। संदेशवाहक जल्द ही मंजिल पर पहुंच गया। अब आग के राक्षस के दिखने में 2 घंटे बाकी थे। पीटर को खुद को उजागर होने से बचाने के लिए फ्यूरी ने उसके लिए एक नया स्टेशन भी बनाया, इसलिए पीटर का एक नया उपनाम पड़ गया, नाइट मार्क्यूस। पीटर नाइट मार्क्यूस के सूट में प्राग स्क्वायर के बीच में खड़ा था। इसी समय जमीन से अचानक लावा निकला। लावा मूर्तियों के ऊपर चढ़ गया। फिर एक विशाल आग का राक्षस बाहर कूदा। आग के राक्षस ने सामने खड़ी पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी। जैसे ही सेना पहुंची, रहस्यमयी मेहमान किसी देवदूत की तरह अंदर घुस गया। पीटर ने पीछे से हमला करना शुरू कर दिया। फिर उसने फायर फाइटर को नीचे कर दिया। वह आग के राक्षस को पानी से मारना चाहता था, लेकिन आग के राक्षस ने आग को ही रोक दिया। इतना ही नहीं, वो अपने आसपास की धातु की चीजों को भी सोख सकता था, जिससे वो और मजबूत हो जाता था। पीटर ने आग के राक्षस पर वार किया, लेकिन मकड़ी की जाली आग का सामना कैसे कर सकती थी। मुश्किल घड़ी में रहस्यमयी मेहमान ने एक ढाल से पीटर को बचाया, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चला। तो उन दोनों ने एक जमीनी योजना बनाई। ऐसी चीजों से हमला करो जिन्हें आग का राक्षस सोख नहीं सकता। पीटर ऊपर चढ़ा, फिर एक बैक फ्लिप किया और फिर एक विशाल पत्थर से आग के राक्षस पर वार किया। ये असर देखकर उन दोनों ने मिलकर लगातार हमला जारी रखा। इसी समय आग का राक्षस पास के फेरिस व्हील को सोखना चाहता था। रहस्यमयी मेहमान ने तुरंत उसे रोका। पीटर के फेरिस व्हील से वार करने से गलती से कुछ खींच गया। उसने जोर से खींचा और वो सीधे एमजे की ओर उड़ गया।
इसी समय पीछे का लोहे का ढांचा आग के राक्षस से टकराया। आग के राक्षस ने फिर उसे पूरी तरह सोख लिया और मजबूत हो गया। सभी बेबस दिख रहे थे तो रहस्यमयी मेहमान ने आग के राक्षस के साथ मरने का फैसला किया। बेक, तुम क्या कर रहे हो? जो मुझे पिछली बार करना चाहिए था। रहस्यमयी मेहमान पूरी ऊर्जा से भरा था और वो सीधे आग के राक्षस के शरीर में घुस गया। हरी ऊर्जा धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। इस तरह आखिर में आखिरी आग का राक्षस भी खत्म हो गया। किस्मत से रहस्यमयी मेहमान मरा नहीं, लेकिन उसे बुरी तरह चोट लगी थी। फिर फ्यूरी ने रहस्यमयी मेहमान की ताकत की तारीफ की और उसे एवेंजर्स अलायंस में शामिल होने का न्योता दिया। लेकिन वो पीटर के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट नहीं था। पीटर में वैसे भी आत्मविश्वास की कमी थी और फ्यूरी के उकसावे से पीटर ने खुद को पूरी तरह नकार दिया। उसे लगा कि रहस्यमयी मेहमान ही वो सुपर हीरो है जिसकी इस दुनिया को जरूरत है। वो तो बस 16 साल का एक बच्चा था और वो टोनी की छोड़ी हुई भारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। तो उसने अपनी आंखों की परमिशन बदल दी और उसे रहस्यमयी मेहमान को सौंप दिया। लेकिन पीटर को इस समय एहसास नहीं हुआ कि उसका आधा शरीर पहले से ही दलदल में फंसा हुआ था। जैसे ही पीटर चला गया, बाहर के लोग गायब होने लगे। पता चला कि ये सब रहस्यमयी मेहमान द्वारा बनाया गया धोखा था। बाकी लोग भी रहस्यमयी मेहमान के दोस्त थे और तो और वो सब टोनी के पुराने कर्मचारी थे। क्या आपको वो नया सिस्टम याद है जो टोनी ने सिविल वॉर के दौरान सम्मेलन में इस्तेमाल किया था? ये रहस्यमयी मेहमान की ही रचना थी, लेकिन टोनी ने इसे बकवास कहा था। रहस्यमयी मेहमान को भी इस बात से बुरा लगा था। तो टोनी के मरने के बाद उसने उन सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया जिन्हें टोनी से शिकायत थी। फिर उसने ड्रोन की प्रोजेक्शन तकनीक से कई नकली लड़ाइयां लड़ी। इसका मकसद पीटर का भरोसा जीतना और टोनी का चश्मा चुराना था। दूसरी ओर पीटर ने एमजे को सफलतापूर्वक बाहर बुलाया। वो उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन एमजे ने कहा, तुम स्पाइडरमैन हो ना? पीटर ने मना कर दिया। फिर उसने वो पुर्जे निकाले जो उसे अभी मिले थे। पीटर एक पल के लिए घबरा गया। इसी समय पुर्जे अचानक चमक उठे और एक वीडियो चला। ये वो दृश्य था जहां रहस्यमयी मेहमान और एलिमेंटल मॉन्स्टर लड़ते हैं। पीटर को अभी एहसास हुआ कि सब कुछ नकली था। उसे रहस्यमयी मेहमान ने धोखा दिया था। दूसरी ओर रहस्यमयी मेहमान को नकली लड़ाई के दौरान एक प्रोजेक्शन डिवाइस गायब। उसने और गठबंधन ने 5G खोज शुरू की। उसने पाया कि पीटर को उसकी साजिश का पहले ही पता चल गया था। बात खुलने से रोकने के लिए उसने पीटर को मारने का फैसला किया। सच्चाई जानने वाले पीटर ने तुरंत एमजे को पूरी घटना बताई, लेकिन इसी समय उसकी स्पाइडर सेंस अचानक काम करने लगी। वो वापस आ गया है। वो यहीं है। अगले ही पल न्यूयॉर्क सुपरमार्केट की इमारत में धीरे धीरे एक आकृति दिखाई दी। ये फिर से रहस्यमयी मेहमान का ही भ्रम था। पीटर को एक ड्रोन ने टक्कर मारी और वो नीचे गिर गया। अगली चुनौती और भी ज्यादा भयानक होगी। जब वो उठा तो वो ड्रोन से घिरा हुआ था। पीटर मकड़ी के जाले से ड्रोन को मारना चाहता था, लेकिन उसे चुपचाप भ्रम में खींच लिया गया। मकड़ी का झाला धुंध में बदल गया। उसे एक ड्रोन ने टक्कर मारी और वो जोर से नीचे गिरा। फिर लड़की को रहस्यमयी मेहमान ने पकड़ लिया और खाई में फेंक दिया। पीटर 1 महीने तक जमीन पर गिरा रहा और उसे उसके घर के दरवाजे तक लाया गया। फिर उसे एक और ड्रोन ने टक्कर मारी। उसे उसके घर के दरवाजे तक लाया गया। सच तो सच होता है। पीटर सच और झूठ में फर्क नहीं बता पा रहा था। हालांकि वो आसमान से गिरा था, फिर भी वो भ्रम में था। अगले ही पल स्पाइडरमैन फिर से ऊपर आया और पीटर को जोर से टक्कर मारी। जब वो ठीक हुआ तो वो अपनी असली शक्ल में आ गया। रहस्यमयी मेहमान पीटर पर हमला करने के लिए दौड़ा। पीटर ने एक गोली चलाई और फिर जोर से खींचा, लेकिन उसे लगभग एक ड्रोन ने टक्कर मार दी और वो मांस का ढेर बन गया। लड़ाई में शिनमाइक ने पास की मूर्ति को टक्कर मारी और मूर्ति गिरी और पीटर पर लगी। मुड़कर देखा तो टोनी की कब्र सामने थी। टोनी सच में कब्र से बाहर आ गया था और पीटर डर के मारे पीछे हट गया। इसी समय अचानक गोली चलने की आवाज आई और पता चला कि भ्रम के बाहर मौजूद फ्रे ने शिनमाइक को मार डाला था। पूछताछ ब्यूरो के लोग भी बेतरतीब ढंग से अंदर घुस गए। पता चला कि ये फिर से शिनमाइक की चाल थी। नतीजतन पीटर को तुरंत एक उड़ती हुई ट्रेन ने टक्कर मारी। गंभीर रूप से घायल पीटर जल्द ही बेहोश हो गया। जब वो फिर से उठा तो उसने खुद को डच के एक स्थानीय हिरासत केंद्र में बंद पाया। बाहर आने के बाद पीटर ने एक राहगीर का फोन उठाया और हॉपी से संपर्क किया। जल्द ही हॉपी दौड़ता हुआ आया। धोखा खाकर टूटने वाला पीटर अब अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पा रहा था। उसे लगा कि उसने जो कुछ भी किया वो टोनी के उस पर भरोसे पर खरा नहीं उतर पाया। हॉपी ने उसे बगल से सांत्वना दी। टोनी ने जो एक फैसला लिया था जिसका उसे कभी अफसोस नहीं हुआ, वो तुम्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना था। ये सुनकर
पीटर आखिरकार ठीक हो गया। शिन माइक को हराने में उसकी मदद करने के लिए हॉपी ने टोनी द्वारा उसके लिए छोड़ा गया उपकरण गोदाम खोला। फिर पीटर ने अपना खुद का युद्ध सूट बनाना शुरू किया। इस गंभीर लुक को देखकर क्या ये उस पागल पीटर जैसा नहीं लगता जैसा वो पहले हुआ करता था? पीटर ने लॉन्चर के बिजली के तारों को अलग अलग किया और वोल्टेज को 25% कर दिया। दूसरी ओर शिन माइक ने सभी ड्रोन को स्टार ट्रैक उपग्रह पर गिरा दिया। वो दुनिया को साफ करने के लिए एक बड़ी योजना की तैयारी कर रहा था। उससे पहले उसने फ्रे, सियर, नेड और एमजे को भी मारने के निशाने के तौर पर तय किया। फिर आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। नदी की सतह पानी से ढक गई। अगले ही पल हवा, आग, पानी और जमीन से मिलकर बना एक विशाल राक्षस सबके सामने आ गया। इसी समय पीटर ने एक नया युद्ध सूट पहना और आसमान से नीचे उतरा। एक विशालकाय चीज राक्षस के शरीर में फंसी हुई थी। अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गया। अनगिनत ड्रोन गुजर रहे थे। पीटर ने उन सबको मकड़ी के तार से एक साथ जोड़ा और फिर करंट छोड़ दिया। सभी ड्रोन तुरंत कट गए। बाहर का नजारा भी धीरे धीरे गायब हो गया। गुस्से में शिन माइक ने सभी ड्रोन को नियंत्रित किया और पीटर पर जोरदार हमला किया। पीटर ने कार पकड़ी और विस्फोट की शक्ति से उसने विपरीत दिशा में गोली चलाई और फिर जोर से फायर किया। लगातार आग के सामने पीटर के पास पलटवार करने का कोई तरीका नहीं था। वो केवल बचने की तरकीबें इस्तेमाल कर सकता था। भागता रहा और पलटवार करता रहा। एक दौर की लड़ाई के बाद पीटर के मकड़ी लॉन्चर में कुछ दिक्कत आ गई तो उसने ड्रोन का कोर निकाला और एक यू आकार का बम बनाया। फिर उसने बड़ी गेंद का निशान उठाया और बाहर निकला। पीटर ने बम हवा में उछाला। फिर विस्फोट के प्रभाव से वो विपरीत दिशा में उड़ गया और शिन माइक के सामने उड़ गया। ड्रोन को पीटर ने उड़ा दिया। शिन माइक ने इस मौके का फायदा उठाया और ड्रोन का इस्तेमाल कर आसपास के माहौल को फिर से भ्रम में बदल दिया। लेकिन इस बार पीटर गड़बड़ नहीं किया। उसने बस एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर उसे एक धमाकेदार ऑपरेशन दिखाया गया। अभी हुई लड़ाई में ड्रोन ने गलती से शिन माइक को मार डाला था। वो ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता था। उसने पीटर को चश्मा वापस करने का नाटक किया। पीटर को एक पल के लिए फिर से शिन माइक के भ्रम का एहसास हुआ। उसने चश्मा वापस ले लिया और तुरंत सभी ड्रोन को बंद कर दिया। फिर शिन माइक को आखिरकार वो बक्सा मिल गया। अब आखिरकार संकट पूरी तरह से हल हो गया है। पीटर की हिम्मत ने एमजे का दिल जीत लिया। कुछ ही समय बाद पीटर और एमजे की एक रोमांचक डेट हुई। अपनी प्रेमिका को अपनी बाहों में लेटे हुए देखकर पीटर का दिल जरूर पिघल गया होगा, लेकिन जल्द ही वो खुश नहीं रह सका। पता चला कि शिन माइक ने मरने से पहले एक नकली काम किया था। सबसे पहले उसने खुद को स्पाइडरमैन के रूप में डिस्फ्राज कर लिया। फिर उसने पीछे वाले ग्रेनेड के जरिए स्पाइडरमैन की पहचान पूरी दुनिया को बता दी। आगे क्या होगा? क्या स्पाइडरमैन की तीनों पीढ़ियां एक जैसी होंगी?